Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. Okay. Most pieces of commercial cardiorespiratory exercise equipment provide estimates of caloric expenditure in this same manner. तो आप जो आपका जो भी साइकिल है, आपका जो भी ट्रेडमिल है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर है, जिसको क्रॉस ट्रेनर भी कहते हैं, वो कैलोरी आपका जो बर्न निकालता है ये इसी फॉर्मूला को यूज करके. वाइल दे मे नॉट ऑलवेज बी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते. उसका रीजन क्या? दे कैलकुलेट कैलोरिक एक्सपेंडिचर बाय एस्टिमेटिंग ग्रॉस और एब्सोल्यूट VO2 बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क बीइंग. देखो वो ना, अब देखो ट्रेडमिल पे आपका स्पीड आप बढ़ाओगे, ठीक है, आप लेवल बढ़ाओगे, उस हिसाब से बताएगा कि आपका कितना कैलोरी बर्न हुआ. समझ में आ रहा है? यानी मान के चलो कितने स्पीड से आप कर रहे हो ना, मतलब आपकी बॉडी को उसने कुछ लेके कंसिडर नहीं किया. बस आप इतनी स्पीड से, अगर वो ट्रेडमिल चल रहा है तो उसने कैलकुलेशन करा है, बोला कि इतना बर्न हो गया. नहीं, अब आपका केजी को कितना वेट है आपका, उसको तो कंसिडर कुछ किया ही नहीं है. ठीक है, तो वो 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता. समझे बात? तो वो स्पीड पे, जितनी स्पीड से चल रहा है उसके हिसाब से अपना अपना कैलकुलेशन वगैरह करके उसने बता दिया कि भाई हाँ इतना कैलोरी बर्न हुआ. लेकिन कोई जरूरी नहीं है मैं इसी स्पीड से दौड़ रहा हूँ तो सेम कैलोरी बर्न हो रहा है, सामने वाला कोई दौड़ रहा है तो सेम कैलोरी बर्न हो रहा है. दोनों में डिफरेंस है, हम मेरे में और उस सामने वाले बंदे को, चाहे सेम स्पीड पे सेम ड्यूरेशन तक दौड़े, लेकिन वो एक एक फॉर्मूला को यूज करके कर लेता है. ठीक है, या तो वो यूनिवर्सिटी लेवल के एथलीट वगैरह को लेके वो कैलकुलेट कर लेता है, या तो किसी और को यूज करके किसी फिट इंडिविजुअल को लेके उसको यूज करके एक फॉर्मूला कि हाँ भाई एक फिट इंडिविजुअल है, ये इतना बर्न कर रहा है, तो हाँ ठीक है, इसका कैलकुलेट करके इतना बर्न होगा, इतने स्पीड पे करेंगे. समझ में आ रहा है? तो हर कोई फिट तो होता नहीं, कोई ओबीस होता है, ओवरवेट होता है, तो इस हिसाब से सबकी अलग अलग निकलेगी. दैट इज वाई. तो यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा. ठीक है, तो ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है ट्रेडमिल वगैरह ये सब, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो आप कभी भी भरोसा मत करना कि मैंने जो कैलोरी बर्न कर लिया उतना नहीं किया. हो सकता है आपसे ज़्यादा कर लिया हो सकता है उससे कम किया हो, है ना? ओके, VT1 and VT2 को थोड़ा समझते हैं अच्छे से. Although the increase in heart rate during exercise is somewhat linear, at least up to fairly high intensities, and although exercise is classically programmed in terms of percentage maximum heart rate, the metabolic response to exercise is generally non-linear. Accordingly, it is more reasonable to program exercise in terms of the metabolic response to exercise, which is easily marked by either blood lactate or the ventilatory threshold, ventilatory response of VT1 and VT2. तो कहा गया है कि हार्ट रेट का जो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो लगभग लीनियर होता है, मतलब एक रिदम में लीनियर एक लाइन में बढ़ता है, ऐसे 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 ऐसे. लेकिन बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है, बॉडी के अंदर जो काम चल रहा है, लैक्टेट बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, तो वो सब लीनियर नहीं होता. एक टाइम के बाद वो उठने लगता है, एलिवेट होने लगता है, तो वो नॉन लीनियर होता है. और असल चीज वही है, बॉडी के अंदर किया जा रहा है, उसी से हमें रियल इंटेंसिटी का पता चलेगा. इसलिए कहा गया VT1 और VT2 को यूज करना चाहिए जब हमें ट्रेनिंग इंटेंसिटी का पता करना है. At higher intensities, when the buffering mechanisms cannot keep up the extra acid production and the pH of the blood begins to fall due to accumulated hydrogen ions, the respiratory center is strongly stimulated, and there is yet another increase in breathing, VT2. तो देखो क्या होता है, हाई इंटेंसिटी पे क्या होता है, हमारे जो बफरिंग मैकेनिज्म है, बफरिंग मतलब जो हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा एसिड जो हो रहे हैं उसको निकालने का जो सिस्टम होता है, कि वो आ रहा है, जमा नहीं होने दे रहा है, उसको निकाले जा रहा है. टाइम होता है हाई इंटेंसिटी जब हम एक्सरसाइज लगातार करते रहते हैं, कि जो बफरिंग मैकेनिज्म है, जो निकालने वाला सिस्टम है, वो भी ढंग से काम नहीं कर पाता है, यानी एसिड बढ़ने लगती है बॉडी में, उस हिसाब से वो निकाल नहीं पा रहा है, उस रेट से उसको बाहर नहीं कर पा रहा है. एंड द पीएच ऑफ द ब्लड बिगिंस टू फॉल. बॉडी का एक पीएच लेवल होता है, मेंटेनेंस लेवल, एसिड और एल्कलाइन का, एसिड और बेस का, उसका बैलेंस खराब होने लगता है. ठीक है, ड्यू टू एक्यूमुलेटिंग हाइड्रोजन आयंस क्योंकि हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है, तो हमारा क्या होता है, पीएच बैलेंस खराब होता है. द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्ट्रांगली स्टिमुलेटेड एंड देयर इज येट अनदर इंक्रीज इन ब्रीदिंग.
तो रेस्पिरेटरी, अब हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अब बोला कि भाई ये काम नहीं कर पा रहा, मैं आता हूँ, तो सांस आप ज्यादा लेने लगोगे, हाफने ज्यादा लग रही होगी, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी, तो उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा सांस ले रहे हो तो CO2 ज्यादा जल्दी बाहर निकल रहा है, इससे तो वेस्ट जल्दी निकल रहा है, ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। तो वो एक और तरीका बॉडी का होता है बहुत हाई इंटेंसिटी की, सांस फूलने लगती है फिर बहुत ही ज्यादा। तो इसका मतलब कि हम VT2 वाले इसमें आ गए, मार्क पे आ गए, पॉइंट पे आ गए। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी एट विच द बॉडी कैन नो लॉन्गर सस्टेन एन एक्टिविटी एंड बिगिंस टू शट डाउन। In most healthy individuals, this marker is associated with a flattening of heart rate response to increasing intensity referred to as heart rate turn point। तो क्या होता है, हर्ट जब VT2 पे हम आ जाते हैं उसके बाद से हमारी बॉडी के पास में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि उसको हम सस्टेन कर सके एक्टिविटी को, तो हमें वहां पे एक्टिविटी को फिर बंद करनी पड़ जाती है। बहुत सारे हेल्दी इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या होता है, जब वो VT2 पे पहुंच जाते हैं तो उनका हार्ट रेट भी क्या हो जाता है, वो भी अब ढंग से एलिवेट नहीं होता है, वो भी धीरे धीरे प्लेटू होने लगता है, यानी एक फ्लैट होने लगता है, हार्ट रेट भी अब नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट टर्न पॉइंट। ओके, गॉट इट। दीज टू मेटाबॉलिक मार्कर्स VT1 एंड VT2 जो है, वेदर based on respiratory responses or blood lactate responses provide a convenient way to divide intensity into training zones that are determined without any use of reference to। देखो मैक्सिमम हार्ट रेट को बिना यूज किए हुए VT और VT2 को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो जोन 1 में क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज विद हार्ट रेट्स बिलो VT1। तो जोन 1 क्या हो सकता है, ऐसा एक जोन बन गया जो क्या है, लो इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हार्ट रेट जो है वो है VT1 से नीचे आपका। ठीक है, अब जो सेकंड जोन आया उसमें क्या है, वो मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, आप VT1 से ऊपर हो और VT2 से थोड़ा सा कम हो। जोन 3 की तरफ आते हैं, वो क्या बोलता है, विग्रस टू वेरी विग्रस इंटेंसिटी, मतलब हाई से बहुत ही ज्यादा हाई भी है, उससे लेके बहुत हाई इंटेंसिटी तक हम पहुंच गए। तो ये क्या होता है, इसमें हम हार्ट रेट जो होता है हमारा या तो VT2 पे होता है या फिर उससे ऊपर चला जाता है। तो 3 जोन्स में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है जोन का, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो ये है लो टू मॉडरेट, ये है मॉडरेट टू विग्रस, ये विग्रस टू वेरी विग्रस। तो ये एक इंटेंसिटी बनी हुई है। ठीक है, zone 1, zone 2, zone 3। okay, fine। Stated simply, if a client can talk comfortably, he or she is training in zone 1। समझ में आया, जोन 1 में है, क्लाइंट कैसे पता करता है, जब क्लाइंट से अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, ABCD बुलवाओ या नेशनल एंथम या उसका फेवरेट गाना जो भी है वो करवाओ, अगर वो कंफर्टेबली कर रहा है तो जोन 1 में है, यानी कि VT1 या उससे नीचे। if the client is not sure if he or she can talk comfortably, he or she is not working in zone 2। तो मान के चलो क्लाइंट इज ढंग से वो श्योर नहीं है कि ढंग से कंफर्टेबली नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा से नहीं डिस्कम्फर्ट है, लेकिन थोड़ी दिक्कत होनी पहले मान के चलो, आपने बोला ABCD बोलो तो ABCDEF आराम से, अचानक से उसका क्या हुआ, हल्का सा दिक्कत है, ABC, ठीक है, हल्की सी डिफिकल्टी आई, तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा VT1 से ऊपर है, VT2 से थोड़ा कम है, तो इस लेवल पे आ रहा है, मॉडरेट टू विग्रस के बीच का है। ठीक है, इफ द क्लाइंट डेफिनेटली कैन नॉट टॉक कंफर्टेबली व्हाइल ट्रेनिंग, ही और शी इज वर्किंग इन जोन 3। अगर बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा है बंदा, तो वो जोन 3 में आ गया, नहीं VT1 VT2 या उससे ऊपर, उसके बाद एक्सरसाइज बंद करनी पड़ेगी, बॉडी कर ही नहीं पाएगी उसके बाद। समझ में आया, इजी। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि इजी बना पाऊँ आप लोग के लिए, ले मैन लैंग्वेज में बात करके, ऐसे करके कि आपको इजीली समझ में आए। उसमें भी आपको समझ नहीं आता तो प्लीज क्वेश्चन पूछना है ना। फाइन। Okay, the 3 phases of cardiorespiratory training component of the ACE-IFT model follow this 3 zones। ACE-IFT मॉडल जो है वो ये तीनों को यूज करता है, तीनों जोन को यूज करके रेकमेंड करता है ट्रेनिंग करवाना। While this model represents a chronological progression beginning with base training, moving through fitness training and culminating with performance training। chronology समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है बेस ट्रेनिंग से, फिर उसके बाद हम जा रहे हैं फिटनेस ट्रेनिंग में, फिर आगे हम परफॉर्मेंस ट्रेनिंग में, जोन 1, जोन 2, जोन 3। फॉर दोज विद दिस गोल, मतलब परफॉर्मेंस ट्रेनिंग भी उसी को करवानी है जो उसका गोल, हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 2, 3 वगैरह में ना। पर्सनल ट्रेनर शुड अंडरस्टैंड
that each client will have a unique point of entry into the ASIFT model based on his or her individual's needs, goals and current condition. तो कोई भी बंदा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है तो आपको एज अ पर्सनल ट्रेनर समझना पड़ेगा, या तो जोन 2 में इंटर कर सकता है या जोन 3 में या जोन 1 से, डिपेंड कर रहा है उसका फिटनेस लेवल कैसा है, उसका गोल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज उसकी जरूरतें क्या है, नीड्स क्या है, उस हिसाब से उस जोन में उसकी ट्रेनिंग हम देखेंगे कि इस किस जोन के लिए ये एक्यूरेट है इसको करवाना। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, डीकंडीशन इंडिविजुअल्स एंड दो सीकिंग टू लूज वेट बाय बिल्डिंग देयर कार्डियोरेस्पिरेटरी बेस एंड एबिलिटी टू एफिशिएंटली बर्न मोर फैट्स, कैलोरी क्वालिटी विल स्पेंड मच ऑफ देयर इनिशियल ट्रेनिंग इन जोन 1। कोई भी बिगिनर एक्सरसाइजर आ रहा है, एकदम बिगिनर है, डीकंडीशनड है, यानी उसकी बॉडी कंडीशन नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए अभी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो वो बंदा क्या होगा, वो अगर जोन 1 पे भी कर रहा है ना तो वो ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा, बिकॉज उसके लिए, उसके बॉडी के लिए एकदम नया स्टिमुलेशन है, तो वो जोन 1 में भी उसकी ट्रेनिंग अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ज्यादा टाइम उसको जोन 1 पे देना चाहिए, ठीक है, बिफोर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू इंटरवल्स दैट प्रोग्रेस फ्रॉम हायर एंड ऑफ जोन 1 टू द लोअर एंड ऑफ द जोन। धीरे धीरे क्या करना है, जोन 1 के हायर लेवल पे लेके जाना है, जोन 1 के यानी लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी पे लेके जाना है, और उसके जोन 1 के हायर लेवल से लेके धीरे धीरे जोन 2 के लोअर लेवल तक पहुंचना है हमें। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से हमें उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग करानी है, लेकिन जोन में उसका, जोन 1 में शुरू में उसका बहुत सारा टाइम जाएगा, तो धीरे धीरे जोन 2 में आएगा। ओके, अब ड्यूरेशन की बात करते हैं। भाई ड्यूरेशन क्या होता है, सबको पता है, हाँ? ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम, कितनी देर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूरेशन। Okay. ACSM presents guidelines on recommended durations that reduce the risk for mortality and morbidity and improve overall fitness. तो ACSM जो गाइडलाइन देता है उसमें क्या होता है, उसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का क्या होता है, रिस्क कम होता है। मोर्टेलिटी मतलब मरने के जो चांसेस होते हैं ज़्यादा, रेट ऑफ डेथ जो होता है उसके रिस्क कम होता है, रेट ऑफ मॉर्बिडिटी मतलब बीमार होने के भी जो रेट है उसमें भी कमी आती है। समझ में आया? The quantity of exercise or physical activity may be performed in one continuous bout or be performed intermittently and accumulated in short bouts throughout the day. The quantity of exercise or physical activity होता है ना, या तो एक बाउट में हो सकता है लगातार, या फिर इसको टुकड़ों में करवा सकते हैं। मान के चलो मेरा एक दिन का टारगेट क्लाइंट को देना है 30 मिनट्स का ट्रेडमिल, तो उसको मैं 10 मिनट्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ, 10 फिर थोड़ी इंटरवल के बाद 10 फिर 10, पूरे दिन में भी 10 कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। While the guidelines provide recommended quantities to improve overall health and fitness, personal trainers should always place the needs and abilities of their client फर्स्ट। तो गाइडलाइन अपने जगह पे वो अपने हिसाब से बताती है कि क्वांटिटी में एक्सरसाइज करानी है, कितनी देर करवानी है, कितनी इंटेंसिटी पे करवानी है, लेकिन हमेशा हमेशा क्लाइंट का आपको कंडीशन देखना है, उसके नीड, उसके गोल को पहले देखना है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको कैसी एक्सरसाइज करना है, ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी क्या होना चाहिए। पर्सनल ट्रेनर्स शुड select suitable durations and progressions that fit each client's current condition level, tolerance and availability, and aspire only to attain the recommendations when appropriate। तो पर्सनल ट्रेनर जो होता है ना, ऐसा ड्यूरेशन और ऐसा प्रोग्रेशन सेट करना चाहिए जो क्या होना चाहिए, क्लाइंट का जो कंडीशनिंग लेवल है, अभी जो बॉडी कंडीशन जैसा है बॉडी का उस हिसाब से हो, उसके बर्दाश्त करने की क्षमता के हिसाब से हो, उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो, है ना। मान के चलो आधा घंटा ही कर सकता है वर्कआउट, तो आपने 45 मिनट्स का नहीं बनाना है वर्कआउट, आधा घंटा का बनाना है। एंड एस्पायर ओनली टू अटेन द रिकमेंडेशन व्हेन अप्रोप्रिएट, एंड जब आपको लगे अब अप्रोप्रिएट है रिकमेंडेशन को यूज करना, तब जाके आप यूज करोगे। पहले सिचुएशन के हिसाब से काम करो, ठीक है, पहले हमें वो फोकस करना। कभी कभी करते हो ना, ट्रैफिक रूल्स जो है उसको तोड़ते हुए जाते हो ना, सिचुएशन के हिसाब से, इमरजेंसी होती है तो तोड़ते हुए निकल जाते हो, रेड लाइट वगैरह। तो वही बोल रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से पहले देखना है, और उसके बाद से फिर रिकमेंडेशन को यूज करना है, या बाद में यूज करना है, कब यूज करना है तब देखना है। समझ में आ रहा है? ओके, देखो, बेनिफिट्स गेन फ्रॉम एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी आर डोज रिलेटेड, मतलब
डोज रिलेटेड बेनिफिट है, अगर ज़्यादा डोज में करोगे तो ज़्यादा फायदा है, कम डोज में करोगे तो उसके कंपेयर में कम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना, ओवर ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा ग्रेटर बेनिफिट्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ, ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी तो ज़्यादा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्टिविटी एक्सपेंडिंग लेस देन इक्वल टू 1000 किलो कैलोरी पर वीक जनरली प्रोड्यूसेस इंप्रूवमेंट टू ओनली हेल्थ, लोअर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल। मान के चलो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें हफ्ते में 1000 या उससे कम कैलोरी बर्न हो रही है, तो आपके बस कितने किस चीज में इंप्रूवमेंट आएगा, ओवरऑल हेल्थ में, यानी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हो जाएगा। दिस इज कंसिडर्ड अ मिनिमम रिकमेंडेशन फॉर एक्टिविटी, ठीक है। तो ये मिनिमम है, इतना तो रेकमेंड किया जाता है कि इतना तो भैया कर लो। Whereas greater quantities expending 2000 kilocalorie per week or greater than that promote greater health benefits and significant improvements to overall fitness। तो 2000 किलो कैलोरी उससे ज़्यादा अगर आप बर्न कर रहे हो पर वीक में तो क्या बोला गया है, बहुत ही अच्छा, उससे भी बेहतर आपका क्या होगा, हेल्थ बेनिफिट्स मिलेगा और आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट, राइट, बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपके ओवरऑल फिटनेस में होगा। एक्सरसाइज गाइडलाइंस रिलेटेड टू ड्यूरेशन कॉल फॉर द फॉलोइंग। तो एक्सरसाइज गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, है ना। तो इनिशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ मिनट्स पर सेशन ड्यूरेशन एंड द नंबर ऑफ डेज अ वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी प्रायर टू एन इंक्रीज इन एक्सरसाइज इंटेंसिटी। तो बोला गया शुरू में ना इंटेंसिटी पे फोकस नहीं करना है हमें, सबसे पहले ड्यूरेशन पे फोकस करना है। अगर वो 15 मिनट वॉक कर रहा है तो अब धीरे धीरे उसको 17-20 मिनट करवाओ। फिर फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ डेज पे फोकस करो, 3 दिन कर रहा है तो 4 दिन करवाओ। उसके बाद जब वो 6 दिन तक कर रहा है और अच्छे ड्यूरेशन पे अच्छी फ्रिक्वेंसी उसकी हो गई है, उसके बाद इंटेंसिटी आती है, वो बात की चीज होती है ना। Be mindful of the magnitude increase in physical activity each week, as this can be predictive of injury risk। तो आपको माइंडफुल रहना है कि मैग्नीट्यूड कितनी क्वांटिटी बढ़ानी है फिजिकल एक्टिविटी की पर वीक, ठीक है। कितना कितना बढ़ा रहे हो मैग्नीट्यूड, यानी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो कितना कितना, आपको बिल्कुल ही माइंडफुल रहना है। इतना नहीं बढ़ा देना है, हमको काइंड को सेफ और इफेक्टिव वर्कआउट करवाना है, याद रखना है, ठीक है। तो इतना ऐसे ऐसे नहीं बढ़ाना है कि इंजरी के रिस्क हो जाए, ठीक है। तो ढंग से, फॉर इंस्टांस for instance, a 20-minute increase per week is safer for a client who already does 200 minutes a week of jogging. A 10% increase relative to a client who does 40 minutes a week, a 40% इंक्रीज। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि 20 मिनट इंक्रीज हम करते हैं पर वीक, कि अगर मान के चलो कोई बंदा है वो 200 मिनट पर वीक ऑलरेडी कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, और हम उसके लिए हफ्ते का 20 मिनट बढ़ाने का टारगेट रख रहे हैं, पूरा हफ्ता मिला के 20 मिनट उसका बढ़ा देंगे, यानी 10% का इंक्रीमेंट, राइट, 10% बढ़ाया। तो क्या है, वो सेफ है, वो सेफ है उसके लिए, कंपेयर टू किसके, मान के चलो हु डज 40 मिनट्स अ वीक, मान के चलो कोई सिर्फ 40 मिनट कर रहा है एक वीक में, उसके लिए आपने इतना कर दिया, 20 मिनट बढ़ा दिया, 20 मिनट हफ्ते का टारगेट करते, उसके लिए वो 50% का इंक्रीज है। तो उसके लिए ये थोड़ा अनसेफ हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी उतनी कंडीशन नहीं हुई ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 10% का ही इंक्रीमेंट करो, वेदर इट्स ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, उसी के आसपास 10% के आसपास करो, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, इसके लिए 50 हो गया, उसके लिए 10 है, उसके लिए सेफ है, इसके लिए अनसेफ है, ठीक है। यही ध्यान रखना है हमें। ओके, हाई वॉल्यूम्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी appear to remove the excess risk of all cause mortality that is associated with high volumes of sitting। तो बोला गया हाई वॉल्यूम ऑफ मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी जो है ना, वो रिमूव कर देता है जो रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। मान के चलो बोला गया जितना बैठोगे, ज्यादा बैठते रहोगे तो लाइफ में प्री मेच्योर डेथ के बहुत चांसेस है, यानी एज से पहले डेथ की चांसेस। तो जो चांसेस है ना मोर्टेलिटी की, रेट ऑफ डेथ, उसको, उसके जो रिस्क है ना उसको कम कर सकता है अगर हम हाई वॉल्यूम कर रहे हैं, किसका, मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस का हाई वॉल्यूम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। Decreased sedentary time reduces but does not eliminate the risk related to a lack of physical activity throughout the week। तो क्या होता है, डिक्रीज जो हमारा सेडेंटरी टाइम जो हम बैठ के गुजारते थे वो कम हो जाता है, बट डज नॉट एलिमिनेट द रिस्क रिलेटेड टू अ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे। बट मान के चलो हमारा सेडेंटरी टाइम थोड़ा रिड्यूस हो गया, लेकिन थ्रू आउट द वीक आप क्या कर रहे हो ना, वो उस पर डिपेंड करता है,
ठीक है, एक दिन हमने कर दिया, लेकिन थ्रू आउट द वीक हमें ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहना है, ताकि हम ज़्यादा सेडेंटरी नहीं रहें। ज़्यादा सेडेंटरी रहेंगे तो हमारी बीमारियों के चांस, डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, ये जो है ना लाइन, ये बताया गया पर्सनल ट्रेनर को ये ध्यान देना है। मान के चलो कोई भी अगर आप 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करा रहे हैं, कोई डी कंडीशन इंडिविजुअल है, जो कंडीशन जिसकी बॉडी नहीं है, तो उसको मान के चलो 30 मिनट्स का आपने टारगेट दिया है एक दिन का, तो वो बाउट्स में, अलग अलग बाउट्स में भी अगर कर रहा है ना, कोई डिकंडीशन बंदा आया है, उसको मॉडरेट टू इंटेंसिटी, विगरस इंटेंसिटी बोला गया करवाने को। एक तो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उसको विगरस इंटेंसिटी कैसे कराओगे जो डी कंडीशन है। हालांकि जो बुक है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, तो मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी बोला गया है, उनको आप करवा सकते हो। आप 30 मिनट्स का अगर टारगेट है तो उनको आप बाउट में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग टुकड़ों में भी करोगे ना, ऐसे ही 10 10 10 भी करवा दो पूरे दिन में अगर हो गया, तब भी वो 30 मिनट्स के फिजिकल एक्टिविटी में काउंट हो जाएगा, और उनको उसमें हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, ओके। ये एबीसी अप्रोच पढ़ो, मतलब पढ़ सकते नहीं, पढ़ो क्लाइंट के साथ। जब आप एग्जाम में क्लाइंट के साथ, पहले तो हो सकता है आप जो आपका केस स्टडी वगैरह आए, तो इस टाइप का अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, तो केस स्टडी को सॉल्व करने का। और क्लाइंट से भी जब इंटरेक्ट करोगे ना, तो ये सब सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, एबीसी अप्रोच वगैरह, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप। टाइप की, टाइप क्या होता है, किस टाइप का क्या मतलब होता है, किस टाइप की एक्सरसाइज करा रहे हैं, दैट्स इट, इजी, right? Virtually any type of activity that involves a large number amount of muscle can be performed in a rhythmic fashion and sustained for more than a few minutes can be classified as cardiorespiratory exercise. तो बोला गया है cardiorespiratory exercise वो होता है जिसमें large amount of muscles, ज्यादा मसल्स यूज हो रहे हैं एक बार में, एंड कैन बी परफॉर्म्ड इन रिदमिक, एक रिदम में हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, रिदम नहीं ऐसे तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं, एक रिदम में चलना चाहिए। और सस्टेन्ड देन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स, फ्यू मिनट्स मतलब अच्छे खासे मिनट्स तक वो लगातार आप करते रहो। ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड दैट, उसको कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। मान के चलो, समझ में आया। ऐसे एक्सरसाइज जिसमें आप, आपके लार्ज अमाउंट ऑफ मसल्स यूज हो रहे हैं, ज्यादा मसल, ज्यादा से ज्यादा मसल यूज हो रहे हैं, कुछ देर तक कर रहे हो, सस्टेन टाइम तक कर रहे हो उसको, और क्या हो रहा है, साथ ही साथ एक रिदम में कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। If this type of exercise is performed regularly, there are adaptation in the various organ systems, circulatory, pulmonary, and musculoskeletal that improve the ability of the person to move around or otherwise perform sustained exercise, दैट इज द कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग एक्टिविटी। तो बोला गया है कि जब हम कार्डियो एक्सरसाइजेज लगातार हम करते रहते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को फायदा मिलता है, जैसे सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी ऑर्गन को फायदा मिलता है, पल्मोनरी, लंग्स वगैरह को फायदा मिलता है। सर्कुलेटरी में हमारा हार्ट भी हो गया, हमारा ब्लड वेसल हो गया, है ना। मस्कुलर स्केलेटल, हमारा जो मसल है, स्केलेटल मसल, उसमें भी फायदा मिलता है। दैट इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू मूव अराउंड, अदरवाइज उसमें क्या होता है, बंदा बहुत देर तक वो काम कर पाता है, तो उसको ये फायदा मिलता है। उसको हम कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग इफेक्ट, लंबे टाइम तक किसी भी तरह का कार्डियो रेस्पिरेटरी अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द यूनिक मस्कुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्बुलेटरी एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोइंग एंड स्केटिंग, दिस एक्सरसाइज यूजुअली कंसिडर द प्राइमरी। तो ये जो एक्सरसाइजेज है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, रोइंग एंड स्केटिंग, इसमें क्या होता है, यूनिक मस्कुलेचर रिक्वायरमेंट होता है, हर किसी में अलग अलग टाइप के मस्कुलस मसल्स यूज हो रहे हैं। तो ये एक्सरसाइजेज को जो है ना, इनको जनरली बहुत ही अच्छा कार्डियो एक्सरसाइजेज, मेन कार्डियो एक्सरसाइज कंसिडर किया जाता है। अदर रिलेटेड एक्सरसाइज जैसे अलग है, जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ी पे चढ़ना, इलिप्टिकल एक्सरसाइज, इलिप्टिकल आपने देखा होगा, ट्रेनर्स होते हैं जिम में, एंड आर्म क्रैंकिंग, ये जो होते हैं, ये सारी चीज़ क्या होते हैं, ये इनको भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में कंसिडर किया जाता है। इवन गेम टाइप एक्टिविटीज मिल रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको भी, अज्यूमिंग दैट दे रिक्वायर सस्टेन बॉडी, लगातार अगर वो काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको भी कार्डियो में कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। इन दिस रिगार्ड द कार्डियो रेस्पिरेटरी बेनिफिट ऑफ गेम टाइप एक्टिविटीज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ एम्बुलेटरी एक्टिविटी इन्वॉल्व। तो बोला गया इस रिगार्ड में, तो कार्डियो मान के चलो, डिपेंड करता है उस गेम की इंटेंसिटी कितनी है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी बेनिफिट कितना मिल रहा है। बहुत ही कम इंटेंसिटी तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, अच्छी खासी मॉडरेट टू विगरस है तो
आपको अच्छा खासा मिलेगा। दस गोल्फ कैन बी बेनिफिशियल एज इट इन्वॉल्व्स वॉकिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 माइल्स। तो गोल्फ में क्या होता है, आपको 3 माइल्स चल चल के खेलना पड़ता है, तो बेनिफिशियल हो सकता है। The average length of a standard 18 hole course, but is less beneficial than a steady walk of the same duration because of the low intensity of the intermittent walking during golf। लेकिन आप नॉर्मली जब चलते रहोगे ना, वो ज़्यादा फायदेमंद है गोल्फ से, क्योंकि गोल्फ का बहुत ही लो इंटेंसिटी, आप बस धीरे धीरे चल के जाते हो जहाँ जहाँ बॉल जाता रहता है, राइट, हल्का 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 चलते रहते हो, उसमें इंटेंसिटी बहुत ही कम रहती है। लेकिन वो डिकंडीशन इन्वॉल्व इंडिविजुअल को हो सकता है फायदा करे, राइट। तो बाद में एक टाइम के बाद वो फायदा नहीं करेगा, वॉकिंग उससे ज्यादा फायदेमंद है। सिमिलरली सिंगल्स टेनिस, सिंगल जो टेनिस होता है ना, एक सिंगल्स होता है, डबल्स होता है। जो सिंगल वाला होता है ना, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको ही पूरा ग्राउंड कवर करना है, कोर्ट कवर करना है, इधर से उधर दौड़ते हुए जाना है अकॉर्डिंग टू बॉल। लेकिन डबल्स रहेगा तो इधर का आप देख रहे हो, उधर का वो देख रहे हो, तो आपको ज्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ी। तो सिंगल्स में आपका ज्यादा कार्डियोरेस्पिरेटरी ट्रेनिंग होता है, ठीक है। टेबल 8-9 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट प्रमोट इंप्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ कार्डियो। टेबल 8-9 है जो बताएगा क्या, आपका फिजिकल एक्टिविटी का लिस्ट दिया हुआ है जो आपका क्या करेगा, इंप्रूवमेंट या मेंटेनेंस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस करेगा। तो एक बार इसको देख सकते हो आप। एंडोरेंस एक्टिविटी रिक्वायरिंग मिनिमल स्किल और फिटनेस, जो ऐसा एंडोरेंस एक्टिविटी यानी कार्डियो एक्टिविटी जिसमें कम से कम स्किल और की जरूरत हो, फिटनेस की जरूरत हो, जैसे वॉकिंग, राइट। तो ये सारे एडल्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी एग्जांपल वॉकिंग हो सकता है, स्लो डांसिंग हो सकता है, रिक्रिएशनल साइकिलिंग हो सकता है, मतलब शौकिया साइकिल, और स्विमिंग हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, सारे इंडिविजुअल कर सकते हैं, एडल्ट्स कर सकते हैं। विग्रस इंटेंसिटी एंड्योरेंस एक्टिविटी रिक्वायरिंग, कोई ऐसा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जिसमें स्किल की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन कर सकता है, उसमें एडल्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज और हैविंग बेटर देन एवरेज फिटनेस, जिसका अबव एवरेज फिटनेस है, एवरेज से थोड़ा बेहतर, और रेगुलरली अगर वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो वो इस टाइप के एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो किस टाइप की एक्सरसाइज को, जॉगिंग, रोइंग, इलिप्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्टेपिंग कर सकते हैं, इंडोर साइकिलिंग, ऐसे ही करके फास्ट डांसिंग, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। एंडोरेंस एक्टिविटी जिनमें क्या है, बहुत ही हाई स्किल की जरूरत हो, उसको कौन कर सकता है, जो वो एडल्ट कर सकते हैं जिनके पास स्किल हो उस हिसाब से, एंड हायर फिटनेस लेवल भी हाई होना चाहिए। जैसे स्विमिंग उस हिसाब की, शौकिया स्विमिंग तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब की अगर हाई इंटेंसिटी वाली है, ठीक है। और हाई स्किल रिक्वायर है, प्रॉपर प्रोफेशनल वाली, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ये सब में। रिक्रिएशनल मतलब शौकिया स्पोर्ट्स, तो एडल्ट्स पार्टिसिपेट इन रेगुलर ट्रेनिंग विद एक्वायर्ड फिटनेस एंड स्किल लेवल्स। अगर मैं शौकिया कोई स्पोर्ट खेल रहा हूँ, क्रिकेट वगैरह खेल रहा हूँ, तो अगर मैं रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी में, ठीक है, और मेरे पास उस स्किल लेवल है क्रिकेट खेलने की, तो मैं वो खेल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉकर, बास्केटबॉल, रैकेट स्पोर्ट्स, रैकेट वगैरह, बैडमिंटन है ना, उसका हो सकता है। ओके, इक्विपमेंट बेस्ड कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, तो एक्सरसाइज इक्विपमेंट डिजाइन फॉर कार्डियोरेस्पिरेटरी ट्रेनिंग इज अ प्रोमिनेंट फीचर इन मोस्ट फिटनेस फैसिलिटीज एज वेल एज इन द होम एक्सरसाइज मार्केट। तो बोला गया है कि जो कुछ ऐसे इक्विपमेंट को डिजाइन किया गया है जो कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस आपको बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग करवाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिम में होते हैं। दिस कैन इंक्लूड ट्रेडमिल होते हैं, साइकिल एर्गोमीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं, रोइंग मशीन्स भी होते हैं, आर्म आर्गोमीटर्स एंड वैरायटी ऑफ अदर डिवाइसेस। द कार्डियोरेस्पिरेटरी वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दीज इक्विपमेंट बेस्ड अप्रोचेस इज लाइटली बेस्ड ऑन हाउ द मशीन इज यूज्ड। तो कैसे मशीन को यूज किया जाता है, उस हिसाब से पता चलता है कि क्या कि मतलब आप कितना उससे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। Many pieces of higher end exercise equipment are programmed to estimate the met और caloric cost of बहुत सारे उसमें से इक्विपमेंट बता ही देता है कि कितना कैलोरी आपका बर्न होगा, राइट। तो वो सब है, मेट वगैरह बता देता है, राइट। हाउएवर द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स for the met cost of exercising on a particular device is only as good as the research supporting the equation, ठीक है। जितना अगर इक्वेशन सच में जितना एक्यूरेट इक्वेशन होगा उस हिसाब से एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो उतना हिसाब से आपको ट्रेडमिल बताएगा भाई, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है, इक्वेशन कितना एक्यूरेट है उस हिसाब से वो आपको बता रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी भी इक्वेशन पे डिपेंड करती है। इक्वेशन मतलब फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो एमईटी का कैलकुलेट करने का होता है। ओके, वो भी कहाँ थे हम,
Okay. In many cases this data are quite good, कुछ केसेस में अच्छे होते हैं काफ़ी डेटा. इन अदर केसेस नंबर आर मच लेस, कुछ केस में क्या होता है बहुत कम रिलायबल होते हैं. कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड व्हेन using the MET or caloric values generated by exercise equipment. In many cases, the data are based on university students who are already fairly fit and are exercising without the benefit of handrail support. Thus, in less fit individual, the particularly if handrail support is required, the values suggested by the exercise device may overestimate the active value attained. It is important to understand that the calorie counts on exercise मशीन्स. और देखो इसमें क्या कहा गया है मोटा मोटी कि जो ज़्यादातर जो एमईटी का जो सब निकाला जाता है मशीन्स का, वो यूनिवर्सिटी में जो फिट इंडिविजुअल्स है उनका कैलकुलेट करके निकाला जाता है. लेकिन जिम में बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, ओबीस, ओवरवेट, लाइक, तो अगर यूनिवर्सिटी के लेवल के हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है, आप कर रहे हो, तो आपको देखा कि अरे भाई इतना कैलोरी बर्न हो गया, हो सकता है ओवर एस्टिमेट कर दे आप जो कर रहे हो. तो दैट इज वाई ये रिलायबल उतने नहीं होते, 100% एक्यूरेट नहीं होते. इसलिए हमेशा दिमाग में रखो कि मेरे को 100 कैलोरी ऊपर नीचे हो सकता है, 175 ऐसा कैलोरी ऊपर नीचे भी हो सकता है. ठीक है. सर्किट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिसिटी और प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज मस्कुलर ट्रेनिंग programs designed to improve muscular strength and endurance are not intrinsically suited to produce cardio. देखो स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, जैसा ट्रेनिंग आप दोगे उस हिसाब से. अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरा कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग उतना नहीं होगा, स्टेमिना इसका नहीं बढ़ेगा. अगर मैं सिर्फ स्टेमिना के लिए ये कर रहा हूँ, कार्डियो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरा मसल नहीं बढ़ेगा. तो जो ट्रेनिंग दे रहे हो बॉडी को वैसा ही इफेक्ट आएगा. तो ये बोला गया है कि मस्कुलर आप स्ट्रेंथ के लिए या एंड्योरेंस के लिए अगर काम कर रहे हो तो आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं देगा. As an adaptation of military training exercises, the concept of circuit weight training emerged in 19. देखो मिलिट्री से लिया गया सर्किट ट्रेनिंग, मिलिट्री से इंस्पायर होकर 1950 में लिया गया सर्किट ट्रेनिंग को, एंड 1916 बेस्ड on the premise that sequential exercises using different muscle groups might allow the exerciser to focus on one muscle group while a previously used group is recovering. देखो सर्किट ट्रेनिंग में सीक्वेंस होता है, तो पहले चेस्ट की एक्सरसाइज, फिर बैक की एक्सरसाइज, ऐसा करके अलग अलग मसल्स की एक्सरसाइज होती है. तो कहा गया है कि एक बार हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, अगली बार हम दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं, तब तक ये रिकवर हो जाएगा ये मसल. तो ऐसे कर करके 5-6 एक्सरसाइज का सर्किट बनाया जाता है, राइट. तो इसी को हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग. तो एक बार में आपने एक राउंड कंप्लीट कर दिया, चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, लेग्स, ठीक है, हो गया एक सर्किट कंप्लीट. फिर से दूसरा सर्किट, तीसरा, ऐसा करके होता है. The logic behind this practice was that the overall metabolic rate might remain high enough to allow cardiorespiratory training effect. तो बोला गया है कि while still focusing the exercises on muscular component. तो इसमें क्या आप लगातार वर्कआउट कर रहे हो, देखो ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट माइट रिमेन हाई, आप लगातार कर रहे हो, आप चेस्ट भी कर रहे हो, फिर बैक भी कर रहे हो, तो आप रुक नहीं रहे हो, तो ये रिकवर हो रहा है, तो ये हो रहा है. तो काइंड ऑफ सर्किट ट्रेनिंग में क्या है फायदा है, तो इसमें आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग इफेक्ट को भी हो सकता है थोड़ा सा इफेक्ट हो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी, क्योंकि ये लगातार धड़कते जा रहा है, इसको रेस्ट नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, अच्छा इफेक्ट आ सकता है. और लेकिन ज्यादा फोकस कहाँ है, मसल पे है. ठीक है. Depending on equipment availability, circuit training can be performed either by a single individual or by groups of people rotating in an organized manner through several exercise stations. तो depending on the equipment, या तो individual कोई कर सकता है, तो group में भी इसको हम करवा सकते हो. ठीक है. through several exercise station बना दो, जैसे chest का ये station है, इधर chest का होगा, फिर वो move करके जाएगा back पे, ऐसे करके stations बना दो, तो उस हिसाब से हम ट्रेन करवा सकते हैं क्लाइंट्स को. ओके. आउटडोर एक्सरसाइज की हम बात करते हैं. ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स a wide variety of outdoor exercises, including the green exercise, have emerged out of recreational activities, many with the promise of providing cardiorespiratory fitness. The past में अभी जो हुए हैं कुछ टाइम पहले से, ग्रीन एक्सरसाइजेज या आउटडोर एक्सरसाइजेज पे भी फोकस किया गया है, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी की जाती है, मतलब शौकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी की जाती है. ठीक है. जो जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट, कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस का बेनिफिट मिलता है. एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर कंसिडरेबल वॉकिंग और रनिंग आर ऑफ कोर्स वेरी लाइकली टू प्रोवाइड कार्डियोरेस्पिरेटरी ट्रेनिंग. तो एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, वॉकिंग और रनिंग होता है, उसमें
वो तो बहुत ही अच्छा आपको कार्डियोरेस्पिरेटरी बेनिफिट दे सकता है। अदर आउटडोर एक्टिविटीज जो दूसरे आउटडोर जैसे क्लाइंबिंग हो गया, कैनोइंग मतलब वो जो पानी में छोटा सा नाव लेके जो चलाते हैं, कैनोइंग वो हो गया, आर मच मोर वेरिएबल इन देयर कार्डियोरेस्पिरेटरी इफेक्ट्स एंड डिपेंड ऑलमोस्ट entirely on how they are conducted। तो अलग अलग एक्टिविटीज ऐसे करोगे तो अलग अलग टाइप के फायदे मिलेगा और डिपेंड करता है ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन हाउ दे आर कंडक्टेड। जैसे आप कर रहे हो वैसे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लाइंबिंग अगर आप कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी पे दौड़ रहे हो वैसे, मतलब क्लाइंब कर रहे हो, सॉरी मैं सीढ़ी की बात सोच रहा था, क्लाइंब कर रहे हो, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, अगर आप इंटेंसिटी अच्छी चल रहे हो, ड्यूरेशन आप लगातार मेंटेन कर रहे हो विदाउट रेस्ट ले लेके, ज़्यादा रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट होगा। ज़्यादा रेस्ट ले लेके कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको फिर बेनिफिट मिलेगा। कैनोइंग यानी आप जो चला रहे हो किस इंटेंसिटी से चला रहे हो, नाव वाला हाई इंटेंसिटी चला रहे हो, मॉडरेट इंटेंसिटी चला रहे हो, लो इंटेंसिटी से चला रहे हो, तो उस हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है? Additionally, many outdoor activities are very seasonal in their application। seasonal होते हैं बहुत सारे activities, right? फॉर एग्जाम्पल क्रॉस कंट्री स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग होता है यूएस वगैरह में, एंड स्नो स्विंग इन द विंटर मंथ्स आर सिमिलर टू रनिंग एंड हाइकिंग इन द वार्मर मंथ। तो विंटर मंथ में ये सब सारी चीज़ें होती है, स्नो स्विंग वगैरह वहाँ पे यूएस वगैरह में, आर सिमिलर टू रनिंग। गर्मी में जैसे हम हाइकिंग और रनिंग करते हैं वैसे ठंड में ऐसा होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, व्हाट इज ग्रीन एक्सरसाइज, ये सब पढ़ो खुद से, एक्सपेंड योर नॉलेज में ज़रूर पढ़ना ये सब, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये सब। स्ट्रैटेजीज वगैरह भी दी हुई है तो ये सब आप पढ़ना। ठीक है, अगेन ये सब एबीसी अप्रोच वगैरह है, क्लाइंट से कैसे बात करना है प्लीज़ पढ़ो। अभी ये वाटर एक्सरसाइज, इसके आगे और कितने एक्सरसाइज हैं? ओके, हम वाटर एक्सरसाइज पढ़ते हैं उसके बाद हम रैप अप करते हैं। ओके, water exercise can provide a convenient alternative form of exercise that is pleasant, reduces orthopedic loading, and is capable of training different muscle groups than those used during ambulatory activities। तो वाटर एक्सरसाइज क्या होता है, काफ़ी कन्वीनियंट होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब एक ऑप्शन है, एक अलग तरह का ऑप्शन है, इसमें आपको मज़ा भी आएगा, प्लेजेंट फील होगा। रिड्यूसेस ऑर्थोपेडिक जॉइंट्स का जो प्रेशर वगैरह है, लोडिंग उसको कम करता है, एंड इज केपेबल ऑफ जॉइंट्स, मतलब हड्डियों वगैरह का प्रेशर आराम से आप कर सकते हो, ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। एंड इज केपेबल ऑफ ट्रेनिंग डिफरेंट मसल ग्रुप्स, अलग अलग मसल ग्रुप्स हो सकते हैं देन दोज यूज ड्यूरिंग एम्बुलेटरी। रनिंग वगैरह वॉकिंग वगैरह में जो आप यूज़ करते हो मसल, उससे ज़्यादा बेहतरीन मसल कौन यूज़ करता है? स्विमिंग यूज़ करता है ज़्यादा, इसमें मसल ग्रुप्स यूज़ होते हैं। वाइल द क्लासिकल वाटर एक्सरसाइजेज स्विमिंग ग्रुप क्लासेस, water aerobics and games, water polo and water volleyball can be effective methods of exercise as well। देखो क्लासिकल तो वाटर एक्सरसाइज तो स्विमिंग को माना जाता है, ग्रुप क्लासेस भी होते हैं, वाटर एरोबिक्स भी होते हैं, इंडिया में तो अभी उतना नहीं है लेकिन वाटर एरोबिक्स होते हैं, गेम्स होते हैं, वाटर पोलो होता है, वाटर वॉलीबॉल, ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकते हैं। ठीक है, वो एज वाटर एक्सरसाइज। ओके, वाटर एक्सरसाइज इज पर्टिकुलरली वैल्यूबल फॉर ओल्डर पीपल, के लिए बहुत यूज होते हैं, ज्वाइंट्स भी मतलब अच्छे से वो ट्रेन, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता हड्डी वड्डी पे, आराम से वो ट्रेन कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स विद ओबेसिटी, जो ओबीस लोग हैं उनके लिए, और दोज हु मे हैव ऑर्थोपेडिक, जो हड्डी का जिनको इशू है, एज द बायंसी प्रोवाइडेड बाय द वाटर अनलोड्स द ट्रेडिशनल टारगेट्स वेट बेयरिंग जॉइंट्स ऑफ एम्बुलेटरी। तो वाटर का बायोन्सी फोर्स होता है, उससे क्या होता है, बायोन्सी साइंस का टर्म हमने पढ़ा है पहले भी साइंस में, स्कूल में। तो बायोन्सी फोर्स वाटर जनरेट करता है, उससे क्या होता है, हमारा जो प्रेशर है हड्डियों पे वो कम होता है, जॉइंट्स पे हमारे जो प्रेशर वो कम होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एनर्जी कॉस्ट ऑफ एम्बुलेटरी एक्टिविटी इन द वाटर इज वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड टू द डेप्थ ऑफ द वाटर। वॉकिंग इन हाई और चेस्ट डीप वाटर and can increase markedly with only very slight increase in the speed of ambulating in the water। तो यहाँ पे बोला गया है जो एनर्जी कॉस्ट है एम्बुलेटरी एक्टिविटी का, वाटर पे आप जो आपका एनर्जी यूज होगा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि पानी का डेप्थ कितना है, राइट। वॉकिंग इन थाई, वॉकिंग इन थाई और चेस्ट डीप वाटर and can increase markedly with only very slight increase in the speed of ambulating in the water। तो आप वॉक कर रहे हो, थाई लेवल का वाटर है आपके, आप उस पर वॉक कर रहे हो, लेकिन चेस्ट लेवल का वाटर आ गया, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, दोनों का कैलोरी बर्न में, समझ में आ रहा है? तो इसमें थोड़ा कम होगा, चेस्ट तक आ गया तो और ज़्यादा होगा। ओके, सेकेंडली क्या है, इमर्शन इन वाटर कॉजेज द ब्लड
टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेंट्रल सर्कुलेशन अवे फ्रॉम द लिम्स। हाँ, तो ये बताया गया है कि पानी में हम जब जाते हो तो क्या होता है, हमारे जो लिम्स में जो ब्लड है उससे रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगता है और सेंटर की तरफ ज़्यादा हमारा एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो इस चक्कर में जो लोग जिनको ऐसा कुछ कंडीशन है सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का, उनके लिए बहुत सारा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेथलेसनेस का, एडेड कार्डिक स्ट्रेस, हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है क्योंकि लिम्स यहाँ पे सादा जितना प्रेशर है, यहाँ का ब्लड जो है ना रीडिस्ट्रीब्यूट जाके सेंटर की तरफ ज़्यादा जाता है। दैट इज वाई the energy cost of swimming is highly variable and depends not only on swimming velocity but also on stroke टेक्निक एंड स्किल ऑफ द स्विमर। तो एनर्जी कॉस्ट जो होता है स्विमिंग का बहुत ही डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग तरह का हो सकता है कि कहाँ कितनी कैलोरी बर्न हो सकता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। स्विमिंग की वेलोसिटी पे, यानी स्विमिंग की जो स्पीड है किस स्पीड से आप कर रहे हैं, बट ऑल्सो ऑन द स्ट्रोक, कौन सा स्ट्रोक ले रहे हो, टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हो, या स्किल, स्विमर की स्किल क्या है, उस हिसाब से एनर्जी यूज़ होता है उसमें वाटर एक्सरसाइज में। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, आगे के लिए हम फिर शूट करेंगे होपफुली 1 से 2 पार्ट में। मैं कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में ये सारा कुछ हम ख़त्म कर दें और फिर हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये हो गया और आगे अभी हम देख रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव इंटरव्यू करें या फिर रिकॉर्डेड इंटरव्यू करें। इंटरव्यू काइंड ऑफ टॉक, नॉट लाइक इंटरव्यू ट्रेडिशनल, लाइक ए टॉक और पॉडकास्ट काइंड ऑफ, जिसमें आप लोगों को हेल्प मिले। बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब अपने फील्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं हासिल, या फिर ऐसे लोग जो हमारे जैसे जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनसे मुझे लग रहा है कि आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके करियर में, आपके अप्रोच में, उन लोगों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटरव्यू करने का। मेरी अभी जो हेक्टिक है, बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल से जा रहा हूँ, बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस वगैरह भी कर रहा हूँ, 4 चीज़ें मैनेज हो रही है। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना आप लोगों को हेल्प कर सकूँ उतना करूँ, और जितना फ्रिक्वेंट और कंसिस्टेंट होने की और कोशिश कर रहा हूँ। तो कीप सपोर्टिंग और देखिए वीडियो, अगर कोई भी दिक्कत आती है फिर क्वेश्चन आता है तो मेरे से पूछिए। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।